नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंडली का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, उसका भाग तीसरा। और शुरुआती वीडियो में हमने लग्न देखें, चंद्र कुंडली देखें और नवमांश को भी देखें, उनका क्या क्या संज्ञा दी गई हैं वो भी हमने डिस्कस किया। और उसके दूसरे भाग में हमने आपको लग्न की तुलना करनी सिखाई। कोई भी आप चार्ट देखें, लेकिन अगर आपको अलग अलग लग्न का स्ट्रक्चर पता नहीं है, उनकी तुलना करना नहीं आता है, तो आप कभी भी चार्ट को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, कुंडली को नहीं देख पाएंगे। अब भाग तीसरा, इसमें हमें किन विषयों पर स्ट्रेस देना चाहिए, क्या विषय आगे इसमें अध्ययन के लिए रखे जा सकते हैं। तो इसमें भाग तीसरे में केंद्र और त्रिकोण, यानी अगर वो दोनों भाग वाली चीजें हम एनालाइज कर चुके हैं, फिर हम केंद्र और त्रिकोण में आएंगे। एक बात और, ये सीरीज उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी जो भृगु संहिता अनुसार अपनी कुंडली के अलग अलग भावों में ग्रह का फल देख चुका है। हमारे चैनल में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जो संपूर्ण भृगु संहिता है, जहां 1000 से ज्यादा वीडियो आपको मिलेंगे, आप अपने लग्न के अलग अलग ग्रह भी देखें। और अगर आप किसी को अच्छे से जानते हैं, उसके लग्न के अलग अलग ग्रह भी देखें, तुलनात्मक दृष्टि पैदा करें, जो हमने भाग 2 में आपको बताया था। बिना तुलना करें आप कभी भी कुंडली नहीं देखना सीख पाएंगे। क्लियर हो गया? अब भाग 3 में, इसमें हम क्या देखते हैं? मुख्यतः हम ये देखते हैं कि भाई कुंडली में केंद्र और त्रिकोण की क्या स्थिति है। केंद्र हमारे पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, जिसको विष्णु स्थान भी माना जाता है। और जो त्रिकोण है, इसमें अगेन पहला भाव केंद्र भी है और पहला भाव त्रिकोण भी है। हमारा बहुत महत्वपूर्ण भाव बन जाता है लग्न। तो 1, 5 और 9, इनको हम कहते हैं लक्ष्मी हाउस या त्रिकोण। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रह अगर इन हाउसेस में है तो उनका बल बहुत बढ़ जाता है। कुंडली के सबसे पावरफुल हाउस हैं, आपको पता ही है। कोई भी ग्रह अगर नीच का भी बैठ जाता है, अगर वो केंद्र में है, लग्न से केंद्र में आ जाता है उसका उच्च का स्वामी, यानी ज्यादा से ज्यादा ग्रह अगर आपके केंद्र में आ रहे हैं, अपने आप ही उसका नीच भंग हो जाएगा। पता लगा आपकी कुंडली में केंद्र में 7 ग्रह बैठे हैं, कहता जी 2 ग्रह नीच के हैं, आपको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो निश्चित रूप से उसके उच्च या नीच का ग्रह केंद्र से आपके प्लैनेट, जो नीच का प्लैनेट आ गया, और अगर केंद्र से वो आ गया है तो नीच भंग हो गया है। कहीं चंद्रमा भी केंद्र में आ जाए तो कहना ही क्या, फिर लग्न से भी नीच भंग हो गया, चंद्रमा से भी नीच भंग हो गया। कहने का अर्थ साफ है, केंद्र में जो इंपॉर्टेंस है वो पूरी कुंडली में कहीं भी नहीं है। अब एक अर्थ ये दिमाग में समझ में नहीं आता है कि जी केंद्र को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाए कि लक्ष्मी त्रिकोण को माना जाए। देखिए, अगर किसी के जीवन का अपना खुद का ही उसका ऐसा लक्ष्य है या ऐसा उसने सोच है, तो उसको प्रारब्ध वैसा ही मिला है। कहता है कि तुझे जीवन में कोई बहुत प्रतिष्ठा, बहुत ज्यादा यश तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि तेरे तीनों लक्ष्मी त्रिकोण मजबूत हैं, तो कहीं भी रहेगा, तुझे कभी भी कमी नहीं होगी। चाहे तू जंगल में भी जाए, वहां भी तेरे अन्न पानी की भरपूर व्यवस्था हो जाएगी। यह है कमाल लक्ष्मी त्रिकोण हाउसेस का। किसी कुंडली में आपने देखा भाई केंद्र तो बली है नहीं, लेकिन लक्ष्मी त्रिकोण स्वग्रही हैं या बली होकर बैठे हुए हैं। 1, 5, 9 हाउस, ये हाउस भी बली है, एज वेल एज इनके लॉर्ड भी, भाव और भावेश दोनों बली हैं। तो ऐसे व्यक्ति को माना जाता है भाग्यशाली। यशस्वी होना अलग कार्य है, यशस्वी विष्णु हाउस की मदद से नहीं बना जा सकता है। तो हम ये देखेंगे कि केंद्र और त्रिकोण में ज्यादातर ग्रह आए कि नहीं आए। उसके मुकाबले अगर हमारे कोई शुभ ग्रह 6, 8, 12 में चले गए हैं, तो वो कुंडली के लिए शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन एक इन जनरल बात हो रही है। तो हम अपनी कुंडली के ज्यादा से ज्यादा ग्रहों को, यहां तक कि कहते हैं कि अगर कोई पापी ग्रह भी केंद्र में आता है तो वो दुश्मनी में भी एक शराफत रखता है। माने वही ग्रह नीच का होकर कहीं
केंद्रा के बाहर बैठा हुआ और वही नीच का होकर केंद्र में बैठा, तो वो कैपिटल रीजन में आ गया है। अभी वो अभी अदब से बात करेगा कि भाई गड़बड़ नहीं करनी है, तो इसका विचार करते हैं हम। दूसरी चीज क्या है? राजयोग। राजयोग देखना है फिर हमें, और राजयोग में तीनों प्रकार ध्यान रखने हैं। राजयोग के सबसे परी, जो सर्वोपरि है राजयोगों में, वो है लक्ष्मी और विष्णु का मिलन। 1, 5, 9 के साथ अगर 1, 4, 7, 10 का मिलन हो जाता है इनके लॉर्ड्स का, तो ये कुंडली के सबसे बली राजयोग माने जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये एग्जाम्पल चार्ट माने, काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न का चार्ट, पहले भाव का स्वामी मंगल, चतुर्थ भाव का स्वामी मून चंद्रमा, दोनों मिल जाते हैं, चाहे वो दृष्टि डाल रहे हैं एक दूसरे पर, चाहे वो इकट्ठे हो गए, चाहे वो राशि परिवर्तन कर दे। अगर ऐसा करते हैं वो, तो इस कंडीशन में हमें राजयोग मिलेगा, और इस राजयोग में व्यक्ति को भरपूर फायदा मिलेगा अपने घर और अपने शारीरिक सुख का। क्लियर होगा? तो यह ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा राजयोग का उसको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यह विचारणीय विषय है। राजयोग का फायदा तभी मिलेगा, माने राजयोग तो बहुत है, लेकिन हमने मुख्य रूप से प्राथमिकता दी है 11 मुख्य राजयोग माने, उनमें हम 1, 4, 7, 10 का 1, 5, 9 से मिलन मानते हैं। इसी जैसे मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी यहां सूर्य है, जो एक लक्ष्मी त्रिकोण है, और ये चंद्रमा है। इन दोनों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलन, माने आमने सामने बैठ जाए, इकट्ठे बैठ जाए। याद रखिए, हालांकि सूर्य और चंद्रमा का मिलन साधारणता किसी कुंडली में अमावस्या माना जाता है, अमावस दोष, यानी चंद्रमा का प्रभाव क्षीण हो जाता है। लेकिन जब कभी कोई दो, चाहे वो एनिमी प्लैनेट भी हो और चाहे वो कोई विरोधाभास भी क्रिएट कर रहे हो, अगर वो राजयोग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका सदैव अच्छा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सूर्य को यहां जो डेजिग्नेशन मिला हुआ है वो है लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक, चंद्रमा विष्णु त्रिकोण या विष्णु भाव का मालिक। तो दोनों का मिलन निश्चित रूप से कुंडली को बहुत बली कर देगा। क्लियर हो गया? तो हम सबसे ज्यादा इन्हीं को प्राथमिकता देंगे और कहते हैं इन 11 में से अगर 4 राजयोग हैं आपकी कुंडली में, तो आप मोर देन अदर्स हैं, आप दूसरों से ज्यादा बली माने जाएंगे। और अगर किसी की कुंडली में केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोण के मिलन से 8, 8, 10, 10 राजयोग बन रहे हैं, मुख्यतः जो ये हम राजयोग मान रहे हैं, हालांकि और भी कई राजयोग माने जाते हैं, लेकिन जिन राजयोग की चर्चा हम कर रहे हैं वो सिर्फ 11 राजयोग हैं। और उनमें हम किन को गिन रहे हैं? कई दफा 12वां किसको माना जाता है? मान लीजिए लग्नेश लग्न में ही बैठ जाता है, तो उसको भी एक प्रकार का, क्योंकि वो लक्ष्मी त्रिकोण भी है और वो केंद्र विष्णु हाउस भी है, तो वो भी एक प्रकार का राजयोग ही माना जाता है। लेकिन हम अपने 11 उनमें से, उन राजयोग में से हम सिर्फ ये मान रहे हैं 1, 4, 7, 10 का 1, 5, 9 के साथ मिलन आ जाए। और अगर आपकी कुंडली में उनसे मिले हुए 4 योग बन जाते हैं, 4 राजयोग, बहुत ही स्ट्रांग कुंडली बन जाएगी। और भी कई नीचभंग राजयोग हैं, विपरीत राजयोग हैं, ये सब इसके बाद में देखने हैं। सबसे पहले राजयोग को टटोलना आपको। राजयोग आपने देखा कि हाँ 3 राजयोग मिल गए, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए क्या नीचभंग राजयोग भी है? क्लियर हो गया? कोई ग्रह नीच के बैठे हुए हैं लेकिन उनके मिलन से राजयोग बन रहा है, तो नीचभंग राजयोग भी बली माना जाता है। उसके बाद देखिए विपरीत राजयोग है क्या? विपरीत राजयोग ने 6, 8, 12 ये आपस में प्लैनेट एक्सचेंज कर रहे हैं सिर्फ अपने ही, जैसे मंगल यहां, बुध यहां, या मंगल यहां, बृहस्पति यहां। 6, 8, 12 के अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए इस एक्सचेंज में शुक्र शामिल हो जाए, तो फिर वो विपरीत राजयोग भंग हो जाता है। लेकिन विपरीत राजयोग को राजयोग के समान नहीं मानना है। राजयोग में तो कहते हैं कि भाई हमेशा ही यश बढ़ता है। विपरीत राजयोग में पहले विपरीत परिस्थितियां आएंगी आपके जीवन में, नेगेटिविटी आएगी, उस नेगेटिविटी से आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका यश सम्मान बहुत बढ़ जाएगा। तो बल तो हम राजयोग को ही देंगे।
चाहे नीच भंग राजयोग हो, चाहे विपरीत राजयोग हो, ये राजयोग से कम श्रेणी के आके जाएंगे। फिर हम देखते हैं ग्रहों का बल, और ग्रहों के बल में मुख्य रूप से षडबल और अष्टक वर्ग बल देखा जाता है। अब अष्टक वर्ग आपने अगर भिन्नाष्टक वर्ग बनाना सीख लिया हो या आप कोई सॉफ्टवेयर की मदद से जानते हो, तो ये देखिए कि भाई चंद्रमा, मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो इस हाउस में भिन्नाष्टक वर्ग में कितने नंबर आ रहे हैं? कहता जी यहां 5 नंबर आ रहे हैं भिन्नाष्टक, बहुत अच्छा परिणाम देगा। और अगर कोई भिन्नाष्टक वर्ग में चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, 3 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। 4 भी सामान्य या अच्छा माना जा सकता है, 4 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे 3 हो गया है तो फिर वो चंद्रमा ज्यादा अच्छा अपनी दशाओं में, क्योंकि भिन्नाष्टक वर्ग में हम सभी भावों के अनुसार अलग अलग, जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहां तो 5 नंबर में बैठा है, लेकिन चंद्रमा यहां कमजोर अवस्था में भिन्नाष्टक वर्ग में, तो जब उसकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा लगेगी, तो वो आपके आय के साधनों में कहीं ना कहीं रोड़ा अटका देगा। तो ये ध्यान रखना है, अष्टक वर्ग से या भिन्नाष्टक वर्ग से एक एक प्लैनेट का बल तय करना है, और षडबल से भी प्लैनेट का बल आपको निकालना आना चाहिए। अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं, तो सिंपली इतना ही ध्यान रखें, कौन कौन से ग्रह मित्र भाव में हैं, उच्च राशियों में हैं, और अपनी मूल त्रिकोण राशियों में हैं, और दिशा का बल भी यानी दिग्बली है। इन सारी चीजों के ही जोड़ से क्या मिलता है? हमें षडबल मिलता है। क्लियर हो गया? और इसी प्रकार से कुंडली के सबसे निर्बल ग्रह भी आपको ये तय करने होंगे, सबसे बली ग्रह भी तय करने हैं, उनका षडबल से और सर्वाष्टक वर्ग से ओवरऑल प्लैनेट का बल तय करना है, और निर्बल ग्रह भी तय करने हैं कि भाई इस पर्टिकुलर चार्ट में कौन सा ग्रह सबसे कमजोर जान पड़ता है। भाई आपने देखा, भाई उस लग्न के लिए, जैसे मेष लग्न का चार्ट है, तो सूर्य शुभ माने जाते हैं मेष लग्न के लिए, बृहस्पति शुभ माने जाते हैं। हमने षडबल में देखा बृहस्पति बहुत कमजोर आ रहा है। क्लियर हो गया? क्योंकि उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, या नीच का होकर बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, और दिशा का बल उसको दिग्बल नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद हमने देखा कि भाई जो कुंडली के लिए शुभ ग्रह है वो ज्यादा बली नहीं है, निर्बल है, तो उसको अलग श्रेणी में रख देना और कहना है कि वो पूज्य है, उस पर आपको अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता है, और कुंडली के सबसे बली ग्रह भी निकाल लेने हैं। अब जैसे देखा जाए, इस लग्न के लिए शुक्र जैसा प्लैनेट को हम मारक कहते हैं, लेकिन अगर इस कुंडली में निर्दोष होकर शुक्र जैसा प्लैनेट वृषभ में बैठे हुए हैं या मीन में बैठे हुए हैं, तो वो बहुत बली हो जाएंगे। षडबल में हमने देखा उनका बल बहुत बढ़ गया है, तो उनको फिर बली ग्रहों में लिखना है और उसके प्रभाव को, उसकी दशा को अच्छा फल देने वाला मानना है। खाली ये नहीं तय करना है कि भाई ये तो मारक है तो ये तो हम बार बार भूल जाते हैं कि वही मारक हमारा सप्तमेश विवाह भी देने वाला है, और वही मारक हमें धनेश यानी धन भी देने वाला है। इसीलिए उसको अवॉइड नहीं करना है, उससे बचने का प्रयास नहीं करना है। आपकी मनोवृत्ति कभी भी मारक से भय पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए सामने वाले के मन में, नहीं तो बहुत बड़ा दोष माना जाएगा। पुराने ग्रंथों में इसको भय की दृष्टि से नहीं माना। हम तो बार बार, कितनी बार, यही ज्योतिष का कहते हैं आधार है कि जब तक हम दर्शन शास्त्र के मूल ग्रंथ भगवत गीता का पाठ पहले ना करें तो हमें ज्योतिष नहीं सीखनी चाहिए, पहले भगवत गीता को सीखें। और भगवत गीता तो साफ साफ कहती है कि मृत्यु ही मोक्ष का द्वार है। जब मृत्यु ही मोक्ष का द्वार है तो भय कैसा? मार्केश या जो मृत्यु भाव का स्वामी बनता है उससे काहे का भय? मृत्यु तो निश्चित है, वो अटल है, वो टाली भी नहीं जा सकती, होना ही है। एक प्रकार से पूरे साल भर आपने तैयारी की है, तो उसका एग्जामिनेशन कब है? आपके मरने वाले दिन। उस समय जो मनोवृत्ति रहेगी वैसा ही आपको शरीर, अगले जन्म में वैसा ही लोक आपको मिलेगा, या आपको
दोबारा जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा अगर आपका मनोवृत्ति एकदम चीज़ों से डिटैच हो चुकी है। तो ये ध्यान रखना, मार्केश का भय नहीं होना चाहिए। तो ये मुख्य बिंदु रहेंगे जिन पर हमें विचार करना है। तो ये था भाग 3 कुंडली विवेचना की दृष्टि से, या कुंडली में शुरुआत में क्या क्या चीज़ें देखी जाएं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।